इस इंडस्ट्री में मनी मैनेजमेंट कितना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मनी मैटर तो बहुत फैक्टर करता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए देखो मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि पहले अगर मनी हो तो उसके बेसिस पे आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, हाँ, तो ये जो डिसीजन होता है इसको आप कैसे इवेल्युएट करते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं कि जहाँ पे हम ये मनी जो लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं आपके साथ सिद्धांत और आज बात करने वाले हैं हम मैक्स वोल्ट एनर्जी के बारे में। और आज का पॉडकास्ट होगा बहुत ही ज्यादा खास क्योंकि आज बात होगी फाइनेंसेस पे, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फंड मैनेजमेंट के बारे में। और इन बातों को करने के लिए आज मेरे साथ मैक्स वोल्ट कंपनी के CFO यानी कि भुवनेश्वर पाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज पैसों को लेकर बात होगी। इस इंडस्ट्री में मनी मैनेजमेंट कितना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मनी मैटर तो बहुत फैक्टर करता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए देखो मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि पहले अगर मनी हो तो उसके बेसिस पे आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, पैसा तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए, और खासकर जब हम 2025 में इस बात को कर रहे हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पे आइडियाज जन्म लेते हैं, जहां पे इनोवेशंस होते हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की बात कर रही होती है, आई एम वेरी श्योर मनी एज ए बैरियर भी आता होगा। कई बार ऐसा भी होता होगा कि क्या इतना पैसा लगाना अभी सही है या नहीं सही है? देखो, बिजनेस करने के लिए तो मनी मैटर करता है, ठीक है, बट होता क्या है कि किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें देखनी पड़ती है। एक, आप किस तरह का स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है। अगर उस स्टार्टअप से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि ये मनी से रिलेटेड है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो उसमें आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए स्टार्टिंग से ही आपको फंड की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट एटलीस्ट आप एक पार्ट अपना स्टार्ट कर सको। सपोज ओके। हम स्टार्टअप कैसे करते हैं, एक छोटी चीज से, ठीक है। तो मीन्स हमने एक अपना थोड़ा सा फंड लगाया, जिससे एक थोड़ा सा बिजनेस अपने स्टार्ट किया, फिर हमें लगेगा कि हमें और फंड की नीड है, तो हम उस सेकंड केस के लिए अपने दूसरे मतलब अ, दूसरे लोगों के पास जाएंगे जहां से हम फंड फंड रेज कर सकते हैं। ओके। और अगर मैं प्रोडक्शन स्केल पे बात करूं, मतलब जब आप प्रोडक्शन स्केल की बात कर रहे होते हैं, जब आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, जब आप हाई ऑक्टेन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे होते हैं, उस सिनेरियो में आपने जैसा कहा कि हम फंड रेज करते हैं, ठीक है। जब बात आती है फंड रेज करने की, तो क्या वो स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस क्या होता है? कैसे उसको अप्रोच करते हैं? कैसे उस पर क्लीन चिट्स मिलती हैं? किस तरीके से फिर वो आइडिया रनिंग प्रोसेस में आता है? देखिए, अगर मैं मैक्सवोल्ड के बारे में कहूँ तो मैक्सवोल्ड से रिलेटेड तो हमने जिस तरह से प्रोसेस किया, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। बट आप अदर चीज़ों में लेके जाएंगे तो उसका अलग अलग वे आउट है कि फंड कहाँ कहाँ से रेज करना है, कैसे कैसे रेज करना है। बट मीनवाइल जो हमने रेज किया, मैं प्रोसेस आपको वो बता सकता हूँ कि सपोज जब हमें फंड की नीड थी, हमें चाहिए था कि बिजनेस के लिए हमें फंड की नीड है, तो हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, किसी भी तरह की फैसिलिटीज, कहाँ से कौन सी फैसिलिटीज हमें मिल सकती है गवर्नमेंट के क्षेत्र से, तो हमने उनको पता किया। तो पता करने के बाद हमें पता लगा कि यार गवर्नमेंट की CGTMS स्कीम्स है, उसके बेसिस पे हम आगे वर्क कर सकते हैं। अच्छा। तो हमने वो अप्लाई किया, उसके बेसिस पे आगे चीजें हमने स्टार्ट की और उसके बेसिस पे अपना बिजनेस आगे रन किया। बट आज की डेट में हम इस लेवल पे हैं कि हमें फंड देने के लिए हमारे पास खुद बैंकर्स आते हैं कि आप हमारे बैंक से लोन ले लीजिए, सो दैट हम आगे आपके साथ अपना बिजनेस और ग्रो करता है। अच्छा, मशीन्स हो या टेक्नोलॉजी हो या फिर मैन पावर ही क्यों ना हो, ठीक है, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, हाँ, तो ये जो डिसीजन होता है इसको आप कैसे इवेल्युएट करते हैं? होता क्या है कि कभी भी कोई ऐसी चीज होती है तो उसके लिए हम देखते हैं कि जहाँ पे हम ये मनी जो लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं और किस पर्पज के लिए लगा रहे हैं। सपोज हमें मनी लगानी थी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो हमने समझा यार इस चीज के लिए कि मतलब ये जो मनी हम लगा रहे हैं इस प्लांट में, तो उस प्लांट को किस तरीके से रन करना है, ठीक है। और रन करने के बाद सपोज हमें जो मशीनरी लगाई है वो किस तरह की मशीनरी है, उसको चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर की भी हमें
जरूरत के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, किस तरह की हमें मैन पावर चाहिए। हम्म, तो ये सब चीज़ एवेल्यूएट होती है, तो उसके बाद हम उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं, उसके बेसिस पे उतना फंड हम उस पर कंपनी में लगाते हैं। हम्म। अगला सवाल मैं अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहता हूँ, जो भी यंग व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, जो बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जैसे R&D हो गया, फिर आपका अपने फाइनेंशियल्स हो गए, प्लस अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक फाइनेंशियल बैलेंस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे एक फाइनेंशियल बैलेंस कैसे बना के आप रखते हैं। देखिए, होता क्या है कि फाइनेंशियल बैलेंस के लिए हमें अलग अलग तरीके करने पड़ते हैं। लाइक जैसे मशीनरीज है, ठीक है, ठीक है। मशीनरीज हमें कैसे यूटिलाइज करनी है, ठीक है। कि सपोज हमारे पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है, हमने पूरा अमाउंट उठाया और मशीनरीज ली और ले लिया, हम्म, ठीक है। उससे क्या हुआ, हमारी मशीनरीज हमने ले तो ली, बट फंड हमारा चला गया, चला गया। ठीक है। बट हम उसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे। लाइक हम बैंकर के पास जाते, बैंकर से बोलते कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मेरा इतना मशीनरीज लग रहा है, ये इतने करोड़ की मशीनरीज है, तो क्या इतने का मैं 20% पेमेंट मैं करता हूँ, रेस्ट ऑफ आप कर दीजिए। सो डैट वो फंड हम यूटिलाइज कर सकते हैं बैंक से लेके। तो हमारी एक फंड हम्म, की वहाँ पे वैल्यू हो गई कि हमारा जो फंड पड़ा है हमारे पास, हम उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। और उधर से हम्म, हमने बैंक से वो लेके अपनी फंड की इक्वलिटी कर ली, ठीक है। हम्म, और उस फंड को हम कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम्म, जिससे क्या हुआ, हमारा जो वर्किंग साइकिल है वो हम्म, हमारा काफी अच्छा हो जाता है, हमारे पास ओके। फंड भी रहता है और हमारा काम भी हो जाता है। काम भी हो जाता है। अच्छा, अगर मैं मैक्सवोल्ट की बात करूं तो ये जो लिथियम बैटरी का ये जो पूरी इंडस्ट्री, ये जो पूरा मार्केट है, आपको क्या लगता है, आप किस तरह से इस मार्केट को देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस मार्केट में कितनी ग्रोथ है, कहां तक की ग्रोथ, और ये पूरा मार्केट कलेक्टिवली कितने सीआर या बिलियन और ट्रिलियन और कितने का हो सकता है? अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में हम देखते हैं 3.5 बिलियन के आसपास का ही मार्केट कैप्चर है पूरा। हम्म, अगर इंडिया के अंदर देखते हैं तो मेरे हिसाब से 2 से 3% का ही अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर उस सिनेरियो में हम मैक्सवोल्ड को अपना कंपैरिजन देखते हैं, तो मैक्सवोल्ड भी एक एक मतलब 0.5% का देता है इंडिया के अंदर, एक तरीके से देखा जाए हम्म, तो। क्यों? क्योंकि हम जो अब से 5 साल पहले थे हम्म, और अब जो हम हैं, हाँ, उसमें बहुत बड़ा गैप है। मीन्स हम जिस लेवल पे थे आज की डेट में, जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक एम्प्लॉय था, आज की डेट में हम कम से कम 250-300 एम्प्लॉय के आसपास हैं। इसी वाह। हिसाब से जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब की टर्नओवर और आज की टर्नओवर बहुत बड़ा वेरिएंस है, और उस हिसाब से हमने मार्केट भी कैप्चर की सर, मैं जैसे आपने बताया ना कि जब हमने शुरुआत की थी, है। मैं आपको उन शुरुआती दिनों में मैं लेके जाना चाहता ठीक हूँ। है, ठीक है। शुरुआती दिन आपको ऐसा होता होगा ना कि कई बार आइडियाज बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन शायद आप वो फंड ना रेज कर पाए हो, या बैंक आपके जो आइडिया उस पर ट्रस्ट ना कर रहा हो। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब लोगों ने आपके उस पर भरोसा ना किया? ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। आज की डेट में हम देखते हैं तो अब से कुछ टाइम पहले ही हमें फंड की जरूरत थी, बट समहाउ हमें कहीं से फंड नहीं मिल रहा था, ठीक है। हमें कहा यार बिजनेस तो चलाना है, तो बिल्कुल। क्या करना चाहिए। तो प्लानिंग की हमने कि यार हमें वे आउट, दूसरे वे आउट पे जाना चाहिए, कोई और भी हमें सोर्सेज हम्म, ढूंढना पड़ेगा। तो उस सोर्सेज को ढूंढते हुए हमने अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आए। हम्म, उस कंपनी के आईपीओ आने के बाद हमारे पास आज की डेट में फंड्स की कोई कमी नहीं कोई है। कमी नहीं है। बैंकर्स हमारे पास पर्टिकुलर आते हैं कि सर आपकी कंपनी लिस्टेड है, आप आइए हमसे लोन ले लीजिए। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास एक टैग लग गया कि हम लिस्टेड कंपनी है, तो हमें फंड की आगे नीड नहीं होगी इतनी जल्दी, ठीक हम्म, है। अब उसकी वजह से जो फंड हमारे पास है, उस फंड को हम अलग जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में लेके आ रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट और डेवलप कर रहे हैं। जिसमें कि अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या कॉस्टिंग आ रही है, उसको किस स्किल्स पे लेके जाना है, हम्म। वो किस स्किल्स कितने साल के लिए जाएगा, तो सारा हम ऑलरेडी अपने प्लान के अंदर डाल के रखते हैं। सो डेट अगर हम अब की बार देखते हैं तो हम अब से 2 या 3 साल का प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा है कि हमें कितनी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ कहाँ से वो फंड सोर्स होगा, और कहाँ कहाँ किस लेवल पे हमें वो यूटिलाइजेशन करनी है। सर, मैं इस प्लानिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने खुद कहा कि हम अभी से तैयार रहते हैं कि आगे का हमें 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 2 साल तक का हम अपना फंड मैनेजमेंट हम अपना स्टोर करके रखे रहते हैं, किस हिसाब से हम प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करने वाले हैं, डिमांड सप्लाई सारा सब कुछ। मैं इस प्लानिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। ये फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर कैसे होती है? कि आज का कोई डेटाबेस होता है, या ये सिर्फ एक गट फीलिंग पे चलती है? नहीं, गट फीलिंग पे नहीं होता है। जो भी फिगर्स होती है वो नंबर्स पे होती है। जब तक आपके पास नंबर्स नहीं होंगे तब तक आप वैलिडेट नहीं कर पाएंगे कि कितनी आपकी क्वांटिटी आपको चाहिए फंड्स की, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और कितने टाइम के लिए चाहिए और किस समय में चाहिए। कोई एग्जाम्पल के साथ आप समझा पाएंगे कि कैसे मैं पता चलता है? एग्जांपल देता हूँ। सपोज
हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। उस लॉन्चिंग करने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा कि वो कहाँ पे लॉन्च किया जाए, ठीक है। और जहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे उसकी क्या सेल्स है पहले से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सेल्स पर्सन को और आसपास के जितने भी मार्केट के रिसर्चर्स हैं उनके पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि यार हमें ना एक प्रोडक्ट की ना डिटेल्स निकलवाने की मार्केट में कितना चल रहा है, ठीक है, क्या कॉस्ट है उसकी। तो उसके बेसिस हम उस प्रोडक्ट को लेके आएंगे और उसकी कॉस्टिंग वगैरह हम कंपेयर करेंगे। उस कंपेयर करने के बाद हम डाटा डालेंगे कि मीन्स पैन इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे कितने कितने रुपए का है, कितने सेल होती है, उसका एक प्रॉपर डाटा बनेगा। उस डाटा के बेसिस पे हम अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे, अपना प्रोडक्शन निकालेंगे कि हमें अपनी प्रोडक्ट कितना बनाना है, उसके लिए अपने को क्या मशीनरी चाहिए एड ऑन करने के लिए, ठीक है। मशीनरी एड ऑन करेंगे तो उसको फंड कहाँ से लेके आना है, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो फंड आना है तो किस तरीके से आना है, कितने साल के लिए आना है, तो ये सब चीज प्लानिंग हम उस हिसाब से करते हैं कि सपोज 1 साल के अंदर हमने उसकी 1000 बैटरीज बेच दी, तो 1000 बैटरी का प्रोडक्शन करने में क्या कॉस्ट आई जी, कहाँ से हम मशीनरीज लेके आए, किस तरीके से लेके आए, उसके अंदर कितनी मैन पावर लगी, कितना उसके अंदर टाइम लगा और कितनी टाइम में हम उसे सेल कर सकते हैं। जब हम उसे सेल कर देंगे तो सेल करने के बाद हमारी उसकी पूरा डाटा निकलेगा, सो दैट जो डाटा हमने अपनी बुक्स के अंदर डाला हुआ कि हर महीने हमें इतनी सेल करनी है इस प्रोडक्ट के बनने के बाद, और उस सेल करने के बाद कितने टाइम पे हमें उसका अमाउंट हमें रिसीव होगा, उसके बेसिस हम उसको आगे जो हमने लोन लिया होगा उसके बेसिस पे या कहीं से भी हम अमाउंट यूटिलाइज किया होगा उसको हम क्लियर कर सकें। ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज थी बट आपने बहुत ही सरलता से समझाया। आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी इस बात को समझ रहे होंगे। अब भुवनेश्वर जी, एक और बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप सीएफओ हैं कंपनी के, कहां पे पैसा ज्यादा खर्च करना सही होता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे या उसमें थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा लेकिन मार्केटिंग एग्रेसिव होनी चाहिए? नहीं सर, होता क्या है कि देखो सबसे मेन चीज है, 2 चीजें हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में चलती हैं। एक होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी जी, दूसरा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। ओके, अगर हमने ये 2 चीज कंप्लीट कर दी तो हमारा प्रोडक्ट कहीं रुकेगा नहीं हमारी सर्विस के बेसिस पे। तो हमारा प्रोडक्ट जब रुकेगा नहीं तो हमारी सेल्स ऑलरेडी हाई होती चली जाएगी। अच्छा, न्यू गोल्स आप क्या सेट कर आप देखते हैं कि आप, आई एम वेरी श्योर कि आपके जैसे आपने बताया कि आपको कोई एक नया प्रोडक्ट भी आप अभी फिलहाल प्लान कर रहे हैं, और क्या नए गोल्स हैं मैक्सवोल्ट के? नए अलग अलग गोल्स हैं, लाइक अभी हम खाली ईवी सेक्टर्स में हैं। ईवी सेक्टर्स के 2 पार्ट्स हैं अपने, एक पार्ट है अपना मोबाइल से मतलब मोबिलिटी से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, दूसरा है अपना होम सॉल्यूशन से रिलेटेड, तीसरा अपना एक और आ रहा है रिसाइकलिंग से रिलेटेड। तो फ्यूचर में हम लोग अपना रिसाइकलिंग का खुद का प्लांट हमारा सेट होगा और उसके लिए ऑलरेडी हमारा एरिया अलॉटेड है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। करीब 6.5 एकड़ का प्लांट है अलीगढ़ में, तो वहाँ पे अपना रिसाइकलिंग का प्लांट बनेगा। तो उसके बेसिस पे हमारा वो नया एक वेंचर और होगा। सर, एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि हम एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक ग्रोइंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट ऐसा होता होगा ना कि आप क्वालिटी भी मेंटेन करके रखें, कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख के रखें और कस्टमर को जिस प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए उस प्राइस पर आप डिलीवर भी करें। इन 3 चीजों को सेम चीज में अलाइन करना बहुत बड़ा टास्क तो होता ही होगा। बहुत बड़ा टास्क है, इसी के लिए हम पहले से ही अपनी प्लानिंग सेट करते हैं। लाइक कि आपका इस साल टर्नओवर इतना था जी, नेक्स्ट ईयर हमने जो प्लान किया कि उससे डबल हो सकता है, नेक्स्ट ईयर उससे ट्रिपल हो सकता है। तो उसके हिसाब से सारा प्रोजेक्शंस होता है, फिगर्स होती है नंबर्स में कि सपोज हमें इतने करोड़ की सेल्स करनी है, उससे रिलेटेड हम सेल्स पर्सन से प्लानिंग मांगते हैं कि भैया मेरे को प्लानिंग दो आप कि नंबर ऑफ सेल्स आप कितनी अचीव कर सकते हैं इस मंथ में, नेक्स्ट ईयर्स में। तो एक प्रोजेक्शन आता है हमारे पास, तो उस प्रोजेक्शन के बेसिस से हमारी सारी प्रिक्योरमेंट्स होती है। वो प्रिक्योरमेंट जब हम करेंगे तो हम उस नंबर्स को लेके जाएंगे उस परचेजर के पास, सो दैट उससे हम अपनी कॉस्टिंग निकलवाएंगे कि भाई नंबर ऑफ, मैं आपसे प्रोडक्ट ये ले रहा हूँ तो मेरे को उसको आप जितना बेस्ट से बेस्ट रेट दे सकते हैं आप वो दीजिए। तो अमाउंट मेरा वहां पे ही कम हो गया क्वांटिटी का। हाँ, अगर मैं बल्क बाइंग की बात करता हूँ तो वहां पे मेरी कॉस्टिंग वही बच गई एक। हाँ, फिर मैं आता हूँ कि भाई इसके अंदर मैं ऐसा कौन सा कंपोनेंट और जोड़ूं कि इसकी कॉस्टिंग मेरी और सही हो जाए। तो ये पार्ट आता है मेरा R&D और टेक्नोलॉजी में। ओके, ठीक है। तो जब मेरी टेस्टिंग टीम और R&D टीम हर प्रोडक्ट पे R&D कर रही होती है तो वो ये देखती है यार कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मैं कैसे बनाऊं और उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकूं।
सो डेट जितनी कॉस्ट कम होगी उतना एंड यूजर जल्दी परचेज करेगा इसको। तो हम कॉस्टिंग इस तरह से निकालते हैं। तो हमारी जो तीनों पैरामीटर्स थे उससे रिलेटेड जब ये तीनों चीज मिलती है तो हमारा एक कॉस्ट बनता है। उस कॉस्ट के बेसिस पे हम फिर आगे ये सेल आउट करते हैं और इसी तरह से हमारी नंबर ऑफ फिगर्स बढ़ती है और हर साल हम इसको अचीवमेंट पे लेके जाते हैं। सर मतलब इस स्ट्रैटेजी को समझना है, क्योंकि जो इंडियन कंज्यूमर है वो थोड़ा मनी सेंट्रिक है, वो पहले दाम देखता है फिर प्रोडक्ट देखता है, और ऐसा हर सेक्टर में है। ऑडियंस के, जनता के लिए वो दाम सेट करना और उनको वो ट्रस्ट या फिर वो एहसास दिलाना कि आप इस प्रोडक्ट पे आप पैसे खर्च करिए, आपको ये प्रोडक्ट वर्थ इट लगेगा, ये ट्रस्ट गेन करने का जो पूरा कंप्लीट सिनेरियो था वो कैसा था स्टार्टिंग के दिनों में? स्टार्टिंग के दिनों में तो बहुत चैलेंजेस थे। लोग विश्वास करते थे जब बताते थे कि ऐसा कुछ? एक्चुअली हम भी एक स्टार्टअप कंपनी में थे तो हर कोई बोलता था यार नई कंपनी है, प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा है कि नहीं, वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें बहुत चैलेंजेस थे। तो उस चैलेंजेस को हमने फेस किया, उसको समझा और समझने के बाद हमने अपना मार्केट में और रिसर्च किया और उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को लेके आए। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर्विस का। ठीक है, देखो एंड यूजर बोलता है यार मैं रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ, बट उसे सर्विस मिल जाए तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऐसे आपके पास, मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, वो आज की डेट में कम से कम 3-3, 4-4 महीने की सर्विस दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट उनके पास चला गया पर 3-3, 4-4 महीने तक उनके पास से सर्विस होके नहीं आ पाता प्रोडक्ट। तो हमने वो चैलेंजेस फेस कर रखे हैं। स्टार्टिंग में हमने भी वो चीजें देखी हैं, हमने उसको काफी कम किया है। लाइक पहले हम भी करते थे करीब 25 to 30 डेज के अंदर, आज की डेट में हम कहते हैं कि हम विद इन 48 आवर्स के अंदर आपका सारा कोई भी प्रॉब्लम होगा सारा सॉल्यूशन देते हैं 48 आवर्स के अंदर। 40 आवर्स के अंदर। वाह। तो ये हमने वो चीज फेस की, समझा, फिर उसके बाद उसे अप्लाई किया, तो आज हम इस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। यही चीज एंड यूजर भी समझता है। वो बोलता है यार मैं रुपए खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, सही बात है, मैं रुपए खर्च कर रहा हूँ। सपोज एक आपके सामने एक्स मोबाइल है, उसकी कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए की है। एक आपके पास है 50,000 रुपए का एक्स मोबाइल, एक्स कंपनी का। तो अब एक सोचिए दोनों की कॉस्ट है, दोनों को आप जब कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो सब चीज पैरामीटर्स ठीक है, बट आती है दूसरा कॉस्टिंग, ठीक है, पैसा। दूसरा आता है ब्रांड नेम, ठीक है, कि किस ब्रांड का है। अगर ब्रांड नेम को हम एक बार साइड करते हैं तो दूसरी आती है उसकी कॉस्टिंग, ठीक है। अगर वही सेम चीज आपको 50,000 में मिल रही है चीजें, ठीक है, और उसके बदले वो सर्विस भी अच्छी दे रहा है, तो वो एक बार बोलेगा यार ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो जब हमने ये चीज आगे एंड यूजर को समझाई, ठीक है, अपने डीलर बेसिस के सिस्टम पे, तो लोगों ने समझा और धीरे धीरे उसे मतलब कैप्चर किया और उसके बेसिस पे उन्होंने ट्रस्ट बिल्डअप किया। तो इसी ट्रस्ट के कारण ही आज की डेट में हमारे नंबर ऑफ जो डीलर्स है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 750 से करीब 800 के आसपास है। वाओ, नाइस। एंड भुवनेश्वर सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, और वो सवाल ये है कि क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं प्रोडक्ट को लेकर, अपने विजन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, आप मुझे कम शब्दों में बस इतना बता दीजिए कि आप अगले 10 साल में ऑडियंस को, जनता को क्या डिलीवर करने वाले हैं? हम जनता के अंदर बहुत सारी चीजें डिलीवर करना चाहते हैं। अगर जनता का ट्रस्ट हमारे पास है तो हम भी उनको अच्छी ही चीजें देंगे जिससे उनको कोई भी इश्यूज ना आए, चैलेंजेस ना आए। और ट्रस्ट अगर उनके पास हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड होगा तो 100% कुछ ना कुछ चीजें हमारी भी है कि हम भी समझते हैं कि उनको कोई इश्यूज ना आए। सो मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आई एम वेरी श्योर जो भी हमारे लवली व्यूअर्स बैठे हैं इस वक्त, हाँ, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत समझ में आया होगा, जो उनके डे टू डे लाइफ में भी उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।